शहर की महंगे रेस्टोरेंट में पार्टी चल रही थी, जिसमें लगभग 50 की उम्र की कुछ औरतें महंगी साड़ी और गहनों में लदी किटी पार्टी कर रही थी। लेकिन जगह चाहे जो भी हो, बातों का मुद्दा वही था। नहीं समझे? अरे वही हिंदुस्तान की सासू माओं की सबसे बड़ी समस्या, उनकी लाडली बहू। अरे बीना, तेरी बहू के क्या हाल चाल है? सुना है तेरी बन नहीं रही बेटे बहू के साथ। तुझसे किसने कह दिया कि मेरी बेटी बहू के साथ नहीं बन रही? मैं तो खूब मज़े में रह रही हूँ अपनी बहू के साथ। अच्छा, मैंने तो सुना है कि तेरी बहू घर में रोटी तक नहीं बनाती, तू ही बहू को रोटी बनाकर खिला रही है। अरे बहू भी तो बेटी ही होती है ना। अगर मैंने उसे रोटी बनाकर खिला भी दी तो क्या हो गया? और तू सबके घरों में ना झांकना बंद कर दे, अपना घर संभाल। तेरा बेटा भी अब शादी लायक हो रहा है, थोड़ा टाइम मिले तो उस पर ध्यान दे। हाँ, तो मैंने कब मना किया कि मेरा बेटा शादी लायक नहीं है? मैं तो अपने बेटे के लिए कब से लड़की ढूंढ रही हूँ। तुम देखना, मेरे घर ऐसी बहू आएगी कि तुम सबकी बहू उसके आगे पानी भरेंगी, पानी। लाखों में एक होगी। हाँ। अच्छा, ऐसे कौन से रूप की रानी लेकर आने वाली है तू अपने रोहित के लिए? अरे तू तो चुप ही रह रश्मि, मेरी तो बहू जैसे ही आएगी सब देख लेंगे। पहले तू अपनी बहू की बता। मैंने तो सुना है कि तेरी बहू शादी में 2 जोड़ी कपड़ों में ही आ गई, उसके मायके वालों ने कुछ नहीं दिया। अरे बेटे बहू के सोने के लिए बेड भी तुझे ही लाना पड़ा। तो क्या हो गया, हम कोई भिखारी थोड़ी ना है। दहेज लेना तो वैसे भी गैर कानूनी है। हमने तो साफ मना कर दिया था कि भैया हम तो दहेज नहीं लेंगे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अरे चुप कर, मुझे सब पता है तू कितनी बड़ी लालची है। वो तो तेरी बहू के मायके वालों ने पहले तुम्हें बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए और बाद में झुनझुना पकड़ा दिया। मैं क्या जानती नहीं हूँ, सबके घर की खबर रहती है मेरे पास। पायल नाम है मेरा, मेरे सामने झूठ बोलने की गलती मत करना। पायल की बात सुनकर रश्मि मुंह टेढ़ा करके वहाँ से चली जाती है। तभी श्यामा रेस्टोरेंट में आती है। अरे माफ़ करना, आज ना पार्टी में आने में मैं बहुत लेट हो गई। और बताओ पायल, क्या चल रहा है? तेरे बेटे के लिए कोई मिली क्या बढ़िया सी लड़की? मेरे बेटे की कौन सी उम्र निकली जा रही है, मिल जाएगी। कोई कमी थोड़ी ना है मेरे रोहित में। तुम देखना, सर्वगुण संपन्न लड़की लेकर आऊंगी, लाखों में एक होगी मेरी बहू। तू अपनी बता, तू तो बड़े शान से कॉलर टाइट करती हुई नौकरी करने वाली बहू लेकर आई थी ना, तो क्या हाल चाल है तेरे? मेरे हलचल को क्या होना है, बढ़िया है, मज़े में कट रही है। बहू बैंक में मैनेजर है मेरी, कॉलर तो टाइट करूँगी ही ना। अगर मैनेजर बहू की सास को घर में आया बनना पड़े तो क्या फ़ायदा ऐसी बहू का? हमें सब पता है कि तेरी बहू ने घर में तेरी हालत क्या बना कर रख दी है। वो तो सुबह सुबह सज सवर कर चली जाती है और पीछे तू उसके दोनों बच्चों की आया बनकर घर में कैद हो जाती है। पायल, बहू के साथ तालमेल बनाकर रखना होता है। अगर बहू घर से बाहर जाकर नौकरी करेगी तो घर तो हमें ही संभालना पड़ेगा ना। एक ही काम हो सकता है, या तो बहू से नौकरी करवा लो या घर संभलवा लो। और बहू के बच्चे संभालने से मैं आया नहीं बन जाती। वो मेरे पोते पोती हैं, मैं खुशी खुशी उनकी देखभाल करती हूँ। अच्छा, अगर तेरी बहू इतने ही पैसे कमा रही है तो एक आया क्यों नहीं रख लेती? अरे तू क्यों अपना बुढ़ापा बच्चों में खपा रही है? घूम फिर एंजॉय कर और बहू को कह कि अपने बच्चे या तो खुद संभाले या आया रखे। पहले जीवन भर अपने बच्चों को पाला, अब बहू के बच्चों को संभालो। तेरी जिंदगी तो बच्चों के पीछे भागते भागते ही निकल जाएगी। जब मैं घर में हूँ तो बच्चों को आया के पास छोड़ने का क्या मतलब है? और मुझे तो खुशी होती है अपने पोते पोती के साथ समय बिताने में। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। श्यामा और पायल की बातें हो ही रही थी कि श्यामा को उसकी सहेली बिंदु हाथ पकड़कर ले जाती है। अरे छोड़ ना, तू भी क्या इस पायल की मुँह लग गई? तुझे तो पता है कितनी मुँहफट है, जिसको देखो उसकी बहू में कमी निकालती घूमती है। हम सब तो बस उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब इसकी 10 हाथ वाली बहू आएगी और घर बाहर बच्चे ऑफिस सब एक साथ संभाल लेगी। देखे तो सही, कौन सी मिस्र की राजकुमारी ब्याह के लाएगी अपने बेटे के लिए। पायल के मुंह फट होने की आदत से उसकी किटी में हर कोई परेशान था।
सब सहेलियां बहुत अच्छे से जानती थी कि पायल को हर किसी के घर में झांकने की आदत है। सबके घर से सास बहू के बीच की बातों का पता लगाने के बाद उनमें मिर्च मसाला लगाकर वो किटी में सबको बताकर खूब मज़े लेती थी। अच्छा चलो अब छोड़ो भी, चलो सब लोग खाना खाने चलते हैं, खाना लग गया है। बिंदु की बात सुनकर सारी सहेलियां मिलकर खाना खाने लगती है और पार्टी खत्म करके अपने अपने घर लौट आती है। सुनिए जी, कल शर्मा जी का फ़ोन आया था, अपनी बेटी के रिश्ते के लिए बात कर रहे थे। अरे कौन से शर्मा की बात कर रही हो? मेरे दोस्त शर्मा की तो कोई बेटी ही नहीं है। हाँ, वो कहावत है ना, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। आप तो दुनिया में बस एक ही शर्मा को जानते हो, जैसे उसके अलावा कोई शर्मा है ही नहीं। अरे मैं उन शर्मा जी की बात कर रही हूँ जिनका खिलौने का बिजनेस है। पिछले हफ्ते बताया था ना आपको, अपनी बेटी की फ़ोटो भेजी थी। सब भूल जाते हो, पता नहीं भगवान ने कैसी याददाश्त दी है। अरे भगवान, आ गया याद। बताओ बताओ, क्या कह रहे थे शर्मा जी? और क्या कहेंगे, हमारा रोहित लाखों में एक है, पीछे पड़े हैं अपनी लड़की के लिए। किसी तरह बस उनकी लड़की सेट हो जाए हमारे घर में। लेकिन मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी। उनकी लड़की प्रिया जैसी 36 घूमती है कानपुर शहर में। मैंने तो साफ मना कर दिया, हमें लड़की पसंद नहीं है। पायल, इस तरह से बात नहीं की जाती। माना कि तुम्हें लड़की पसंद नहीं भी थी तो ऐसे सीधा सीधा किसी के मुंह पर मना तो नहीं किया जाता। तो क्या उनकी आरती उतार कर मना करती? अब नहीं पसंद तो नहीं पसंद, मुझे ना बेकार की चू चपड़ पसंद नहीं है। ऐसी क्या कमी थी लड़की में जो तुम्हें पसंद नहीं थी? अरे ना रंग ना रूप। मेरी सहेली विमला है ना, उसी कॉलेज में पढ़ाती है जिसमें ये लड़की जॉब कर रही है। उसने मुझे प्रिया का बिना मेकअप का फ़ोटो भेजा। उसे देखकर मेरा तो सारा मूड ही ख़राब हो गया। ऊपर से आग लगे ना आजकल के कैमरों को, ऐसा लगता है कि काले और बदसूरत लोग तो पैदा होने ही बंद हो गए। काले तवे की भी फ़ोटो खींच लो ना तो ऐसा लगेगा तवे पर मक्खन बिछा हुआ है। ठीक है, मान भी लेते हैं कि प्रिया का रंग उतना साफ नहीं है, लेकिन किस ज़माने में जी रही हो तुम? अब रंग रूप के आधार पर नहीं, गुणों के आधार पर इंसान की पहचान की जाती है। किसी को जज करना ही है तो उसके गुण देखो, लड़की के रंग रूप का क्या करना। अरे रहने दीजिए, आपको दुनियादारी की रत्ती भर भी समझ नहीं है। आपके हिसाब से चलूँगी ना तो आप तो दुनिया समाज में मेरी नाक कटवा कर रख देंगे। सारी दुनिया हंसेगी मेरे ऊपर। आप तो बस देखते जाइए। मैंने कहा है ना, अपने रोहित के लिए इतनी बढ़िया लड़की ढूंढ कर लाऊंगी कि देखते रह जाएंगे सब लोग। अरे बस भी करो रोहित की माँ, तुम्हारा ये डायलॉग सुनते सुनते मेरे कान पक गए। 3 साल हो गए तुम्हें रोहित के लिए लड़की ढूंढते ढूंढते, आज तक एक भी लड़की पसंद की है तुमने? हर लड़की में कोई ना कोई कमी निकाल के उसे रिजेक्ट कर देती हो। अगर तुम्हारा यही तमाशा चलता रहा ना तो साल 6 महीने के बाद तो कोई रिश्ता भी नहीं भेजेगा तुम्हारे लड़के के लिए। फिर अपना बेटा अपनी गोद में लेकर बैठी रहना। खैर, पति की बातों का पायल के ऊपर ना कोई असर होना था और ना कोई असर हुआ, और वो ऐसे ही हर अच्छे रिश्ते को कुछ ना कुछ कमी निकाल कर ठुकरा देती। रितु बेटा, कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? और शादी के बाद क्या इरादा है? जॉब करनी है या घर संभालना है? आंटी जी, मैंने पीएचडी की है। बहुत सालों की मेहनत के बाद मेरी पढ़ाई पूरी हुई है, तो ऑब्वियसली घर में बैठकर मैं अपनी डिग्रियां तो ख़राब नहीं करूँगी। नौकरी तो मैं ज़रूर करूँगी। बेटा, तुम्हारी मम्मी बता रही है कि जॉब तो तुम्हारी दिल्ली में है। ऐसा करो, कानपुर में ही कोई जॉब ढूंढ लो बेटा। भाई, पढ़े लिखे बच्चों के लिए जॉब की कोई कमी तो है नहीं। नहीं आंटी, मेरी सरकारी नौकरी है, और सरकारी नौकरी का तो आप जानती ही होंगी, इतनी आसानी से थोड़ी ना मिलती है। रिसर्च सेंटर में मेरी अच्छी जॉब है। सॉरी, मैं उसे छोड़ नहीं पाऊँगी। अरे बेटा, नौकरी तो बहुत मिलती है, लेकिन अच्छे लड़के रोज़ रोज़ नहीं मिलते। मेरा रोहित लाखों में एक है। सोच लो, रोहित के साथ तुम्हारा रिश्ता तभी हो सकता है जब तुम अपनी जॉब छोड़ो। आप परेशान मत होइए बहन जी, हम लोग रितु से बात करते हैं, और जो भी हम लोग निर्णय लेते हैं मैं आपको फ़ोन पर बता दूँगी। घर आकर, मम्मी, रितु कितनी अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, सुंदर भी है, उसकी फैमिली भी अच्छी है, और उसके अंदर वो सारे गुण हैं जो आपको चाहिए। फिर आपने वहाँ रिश्ता तोड़ने की बात क्यों की? देख बेटा, हम लड़के वाले हैं। पहले दिन से ही अगर लड़की को अपने ऊपर हावी होने दिया ना तो शादी के बाद हमारे सर पर चढ़कर नाचेगी वो। इसलिए लड़की वालों को ये समझाना बहुत ज़रूरी होता है
कि शर्तें तो सारी हमारी मानी जाएगी, उनकी नहीं। तू बस देखता जा, अभी थोड़ी देर में रितु की मम्मी का फ़ोन आएगा। तेरे जैसे लड़के को वो मना कर ही नहीं सकते। जैसा पायल ने कहा था वैसा ही हुआ। कुछ ही देर में रितु की मम्मी का फ़ोन आ गया। बहन जी माफ़ कीजिए, लेकिन मुझे लगता है हम लोगों की रिश्तेदारी नहीं हो पाएगी। पायल किसी भी हालत में अपनी जॉब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। रितु की माँ से बात करने के बाद पायल फ़ोन रख देती है। क्या हुआ माँ, क्या जवाब दिया रितु की मम्मी ने? अरे बेटा, वो रितु की मम्मी तो कह रही है कि रितु नौकरी छोड़ने के लिए मना कर रही है। अरे तू दिल छोटा मत करना, मैं तेरे लिए रितु से भी बढ़िया लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। हाँ बेटा, चिंता मत कर, बस 8-10 साल रुक जा। तेरी माँ तेरे लिए लड़की ढूंढ ही रही है, लड़की मिल जाएगी तुझे। और अगर नहीं मिली तो भगवान को ऑर्डर देकर तेरे लिए एकदम कड़क लड़की बनवा देंगे। तेरी माँ की ऊपर भी बहुत चलती है। हाँ हाँ, कर लो बकवास, तुमसे बस इसी की उम्मीद है। ऐसे ही दिन, महीने और साल गुजरते जा रहे थे, लेकिन पायल अपनी ज़िद के कारण एक के बाद एक रिश्ते ठुकराती जा रही थी। कुछ समय बाद पायल के बेटे रोहित के लिए एक NRI लड़की समीरा का रिश्ता आता है। लड़की पढ़ी लिखी तो थी ही, अमीर खानदान से भी थी, जिसके कारण उसके माँ बाप अच्छा खासा दहेज देने को तैयार हो गए थे। समीरा दिखने में बिल्कुल गोरी चिट्टी किसी अंग्रेज़ की तरह लगती थी। सब कुछ पायल के मुताबिक था। समीरा से शादी पक्की करने से पहले पायल ने अपनी चालाकी के खूब घोड़े दौड़ाए, लेकिन क्योंकि लड़की NRI थी इसलिए उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल सकी। पैसों की चकाचौंध और समीरा के सुंदर रूप रंग पर मोहित होकर पायल शादी के लिए झट से हाँ कर देती है और कुछ ही दिनों में रोहित और समीरा की शादी हो जाती है। शुरुआत के कुछ दिन तो बड़े अच्छे से बीत जाते हैं। पायल बैठे बैठे बहू समीरा पर ऑर्डर चलाती रहती और समीरा सास के इशारों पर नाचती रहती। अपना अहम तुष्ट करके पायल बड़ी ही खुश थी। उसके हाथ तो जैसे जिन लग गया था। एक बिल्कुल राजकुमारी की तरह दिखने वाली लड़की उसकी इशारों पर नाच रही थी। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए था पायल को। कुछ दिन बीते तो धीरे धीरे समीरा का व्यवहार बदलने लगा। बेटा समीरा, आज शाम को कुछ बढ़िया सा खाना बना लेना, मेरी कुछ सहेलियाँ आ रही हैं। मम्मी जी, कनाडा छोड़कर मैंने इंडिया में आपके बेटे से शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि कनाडा में सब काम खुद ही करने पड़ते थे। वहाँ आसानी से नौकर नहीं मिलते ना, और यहाँ आप मुझसे ही सारे नौकरों वाले काम करा रही हैं। बस अब बहुत हो गया, ये दिन रात की गधा मजदूरी मुझसे नहीं होगी। आप एक काम करो, एक सर्वेंट रख लो और फिर उससे जी भर के खाना बनवाओ, सफाई करवाओ, जो करवाना है करवाओ। अरे बेटा, ये क्या बोल रही है तू? घर के छोटे मोटे कामों के लिए अब मैं क्या नौकर रखूंगी? वो आप देख लो मम्मी जी, मेरे पापा ने इतना दहेज दिया है कि आपके घर में रखने की जगह नहीं बची। मुझे काम बताते आपको शर्म नहीं आती? आपको तो मेरे पैर धोकर पीना चाहिए। मेरे आने से आपका स्टैंडर्ड अप हो गया, वरना आपके घर में था ही क्या। अरे बेटा, तेरे आने से पहले भी हम अच्छा खासा कमा रहे थे। हाँ, घर का फर्नीचर नया लिए काफ़ी दिन हो गए थे, क्योंकि हम जानते थे कि बेटे की शादी में सब मिलने वाला है, तो जानबूझकर नहीं खरीद रहे थे। बेटे की शादी में मिला सामान तो बेटे और उसकी पत्नी का हुआ ना। हाँ, आपको इतना खुश होने की क्या ज़रूरत है। मेरे पापा ने जो भी दिया है मेरे लिए दिया है, आपके लिए नहीं। बहू समीरा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पायल के तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बहू उसकी सहेलियों की बहुओं से 1-2 नहीं, पूरे 10 कदम आगे निकलेगी। उसकी सहेलियों की बहू जैसी भी थी, कम से कम खुशी खुशी अपनी सास के साथ रह तो रही थी। लेकिन समीरा के लक्षण देखकर पायल को इतना समझ में आ गया था कि अब अगर पायल ने इस घर में अपनी मनमानी चलाई तो समीरा अपने पिता का दिया हुआ सारा सामान, गाड़ी, यहाँ तक कि उसका बेटा रोहित भी लेकर वहाँ से चंपत हो जाएगी और वो बेचारी वहाँ खड़ी सिर्फ मुंह देखती रह जाएगी। पायल अब थोड़ी गुमसुम सी रहने लगी थी। कुछ दिन बीते तो समीरा ने अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुना दी। समीरा, तूने तो आज मेरा दिल ही खुश कर दिया बेटा। नन्हे से मेहमान के आने की खुशी में मेरे तो पाँव ही ज़मीन पर नहीं पड़ रहे। माँ, अब समीरा की प्रेगनेंसी के लिए आप कोई फुल टाइम मेड लगा लो, समीरा से काम नहीं हो पाएगा। पूरे 9 महीने समीरा बिस्तर पर बैठकर सास पायल पर हुक्म चलाती रहती है।
पोते के आने की खुशी में पायल भी सारे काम खुशी खुशी करती रहती। 9 महीने बाद समीरा एक बेटे को जन्म देती है। पोते के जन्म के बाद पायल को लगता है कि शायद अब समीरा घर के कामों में उसका कुछ हाथ बटाएगी, लेकिन नहीं। 9 महीने बिस्तर पर बैठकर आराम करने के बाद अब तो समीरा के रंग ढंग बिल्कुल बदल गए थे। अब समीरा अपने बेटे अखिल को सास पायल को हाथ तक लगाने नहीं देती थी और घर में भी कोई काम नहीं करती थी। पायल, हमें व्यापार में घाटा हो गया है। हाथ में जितना पैसा था सब चला गया। घर के खर्चे जितने हो सके कम कर दो। मैं लोन ले रहा हूँ। लोन की किस्तें चुकाने के लिए पैसा हमें खर्च कम करके ही निकालना होगा। पति की बात सुनकर पायल घर में काम के लिए आने वाली नौकरानी को हटा देती है। नौकरानी के जाने के बाद पायल की स्थिति अब पहले से भी ज़्यादा खराब हो गई थी। वो पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती। उसे काम में लगा देखकर भी बहू समीरा काम में उसकी कोई मदद नहीं करती थी। कुछ दिन बाद पायल अपने बेटे रोहित को बुलाती है। बेटा, अब घर में कोई नौकरानी भी नहीं है। मैं इतने बड़े घर में साफ़ सफाई करती हूँ, बर्तन, झाड़ू, पोछा सब काम अकेले ही करती हूँ। तू अपनी पत्नी को कहना कि कम से कम खाना बनाने में ही मेरी मदद कर दिया करे। वो अपना और अपने बच्चे का खाना बना लेती है, बाकी घर में उसे किसी से कोई मतलब ही नहीं। मम्मी, उससे तो कुछ भी कहना बेकार है। मैं तो खुद कितनी बार भूखा चला जाता हूँ। उसे मुझसे भी कोई मतलब नहीं है। अगर कुछ कहो तो अपने मायके जाने की धमकियाँ देती है। बोलती है अलग घर लेकर आओ, नहीं तो सब छोड़कर बच्चा लेकर चली जाएगी। बेटी की बात सुनकर पायल को बहुत दुख होता है। उसे अपनी सहेलियों की कही हुई बातें याद आने लगती है। पोते पोती को गोद में खिलाना कोई बोझ नहीं होता, ये तो सौभाग्य होता है जो उसे कभी मिला ही नहीं, क्योंकि उसकी लाखों में एक बहू ने तो बच्चे को कभी छूने भी नहीं दिया। पायल अपनी सहेलियों की नज़रों में गिर गई थी। उसे समझ में आ गया था कि किसी की भी परिस्थिति और हालात का मजाक नहीं बनाना चाहिए। सलोनी का वजन ज्यादा है, लेकिन फिर भी धीरज को वो दुनिया की सबसे अलग लड़की लगती है। हालांकि वो जानता है कि सलोनी के वजन की वजह से उसकी माँ कमला सलोनी को बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी वो उससे शादी कर लेता है। अब देखना यह है कि क्या धीरज अपनी शादी आगे निभा पाएगा। क्या कमला सलोनी को बहू के रूप में स्वीकार कर पाएगी? चलिए देखते हैं। धीरज, तुझे भी क्या सूझी जो इतनी भारी भरकम लड़की को उठा लाया है? अरे तू खुद को देख, कितना सुंदर है, पतला दुबला है, और लड़की इतनी विशाल लेकर आया है। माँ, क्यों फालतू की बात सोचती हो? मेरी नज़र से देखो, सलोनी कितनी सुंदर है। पूरी दुनिया में उसके जैसी कोई लड़की नहीं है। बेटा, तेरे ऊपर अभी इश्क का भूत चढ़ा है। जब उतरेगा ना ये भूत, तब पूछूंगी तुझसे। और हाँ बेटा, पूरी दुनिया में भी तुम दोनों की जोड़ी जैसी कोई और जोड़ी नहीं है। तुम दोनों साथ में चलते हो तो ऐसा लगता है कि ताला चाबी साथ चल रहे हैं। माँ, छोड़ो ना ये बेकार की बातें। अच्छा माँ, कंचन मौसी का फ़ोन आया था। वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर हमारे घर आ रही हैं और आज यहीं रुकेंगी। अरे लेकिन ये अचानक कंचन क्यों आ रही है? पता नहीं माँ, अब वो आ रही है तो आप खुद ही पूछ लेना। अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। धीरज चला जाता है और उसके जाते ही कमला अपनी बहू के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है। बहू, तू हर काम इतना धीरे धीरे क्यों करती है? समझ सकती हूँ कि तू इतनी मोटी है कि तुझे उठने बैठने में, काम करने में परेशानी होती होगी। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कर लिया है सारा काम। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है तो अच्छी बात है। लेकिन मेरी बात सुन, मेरी बहन आ रही है अपनी दोनों बेटियों के साथ और वो सारा दिन यहीं रहेगी, तो तुम उनकी खातिरदारी में कोई भी कमी मत छोड़ना। सलोनी घर का सारा छोड़ो काम ना करने ये के बेकार साथ की साथ बातें। खाना भी अच्छा अच्छी माँ, तरह से बना कंचन लेती मौसी है का फोन और आया थोड़ी था। देर बाद वो कंचन अपनी अपनी दोनों दोनों बेटियों बेटियों के को साथ लेकर घर आ हमारे जाती है। और आज सलोनी यहीं उनकी छोड़ो ना ये खातिरदारी में लग बेकार की जाती बातें। है। कंचन की दोनों बेटियां किसी बात को लेकर बहुत हंसती है, लेकिन कमला को लगता है कि वो सलोनी पर हंस रही है। तभी कमला सलोनी से कहती है, ये सलोनी, और बनवा अपनी हंसी। तुझे देखकर कितना हंस रही है कंचन की बेटियां। मेरे पागल बेटे ने शादी तो कर ली और वो भी तुझ जैसी मोटी लड़की से। करे क्या अब? और देख, ये ना साड़ी मत पहना कर, साड़ी में और भी ज्यादा मोटी लगती है। लेकिन माँ, वो अपनी किसी और बात पर हंस रही है। ऐसे ज़रूरी तो नहीं कि वो मुझ पर ही हंस रही हो। तेरी इसी सोच ने तो तुझे पतला होने नहीं दिया। और हाँ, खाना थोड़ा सोच समझ कर खाया कर,
घर में जो मेहमान आए उनके सामने तो बिल्कुल मत खाना। सलोनी उस दिन खाना ही नहीं खाती और ऐसे ही एक दिन धीरज सलोनी से कहता है, सलोनी चलो आज तुम्हें बाहर घुमा कर लाऊं। तुम तो कभी कहोगी नहीं साथ चलने के लिए, दिन भर घर के कामों में लगी रहती हो। बस 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 कितना बोलते हो, आप रुको मैं तैयार होकर आती हूँ। सलोनी धीरज के साथ बाहर निकलती है तो धीरज अपनी बाइक निकाल कर लाता है, लेकिन सलोनी बाइक पर बैठ ही नहीं पाती। तभी उसकी सास बाहर आती है और कहती है, बहू क्यों मोहल्ले वालों के सामने मेरा मजाक उड़ा रही हो? देखो सभी लोग कैसे देख रहे हैं। और बेटा धीरज तू अपनी अकल के घोड़े दौड़ाया कर। तेरी बीवी कोई नाजुक परी तो है नहीं जो तुझे बाइक पर लेकर जा रहा है। तेरी दुबली पतली चींटी सी बाइक पर ये भारी भरकम बहू कैसे बैठ पाएगी? तो माँ क्या करूं मैं? बेटा काश तू ये बात शादी करने से पहले मुझसे पूछता। खैर फिलहाल तू इसे ऑटो से ले जा और 1-2 दिन बाद कार खरीद लियो। यह तो अपना वजन कम करेगी नहीं, तुझे ही अपना बजट बिगाड़ना पड़ेगा। धीरज और सलोनी वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में धीरज कहता है, सलोनी अच्छी खासी बाइक है मेरी, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे कार लेनी पड़ेगी। अरे अपना वेट कम कर लो ना यार। धीरज वज़न कम करने की कोशिश तो मैं करूँगी ही, लेकिन ये भी तो सोचो इस बहाने हमारे घर में कार भी आ जाएगी, वरना कभी नहीं आती। एक दिन कमला अपने बेटे बहू के साथ खाना खा रही थी, तभी वो अचानक से कहने लगी, बहू काम खा काम, थोड़ा हल्का हाथ रख। तुझे देखकर सभी रिश्तेदार और पड़ोसी मजाक उड़ाते हैं। बेटा ठीक है तूने मोटी लड़की से शादी कर ली, लेकिन जरूरी नहीं कि तेरी मोटी बीवी अब भी मोटी ही रहे। इसे बोल ना या पतली हो जाए, अपने वजन पर थोड़ा ध्यान दे। कमला के बार बार इस तरह से बोलने पर अब धीरज के मन में भी अपनी बीवी को लेकर हीन भावना घर कर गई। उसे सलोनी को अपने साथ कहीं ले जाने में शर्म महसूस होती है। अब उसे भी लगता है कि सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। एक दिन धीरज अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी उसे ऑफिस में कुछ लोगों के हंसने की आवाज़ आई। ये क्या हो गया है मुझे? जो भी हंस रहा है ऐसा लग रहा है कि मुझ पर और सलोनी पर ही हंस रहा है। मुझे सलोनी का वेट कम करने के लिए उसे मोटिवेट करना ही पड़ेगा। अब धीरज को भी अपनी पत्नी के वजन से प्रॉब्लम होने लगी। उसको भी ऐसा लगता कि हर कोई उसकी पत्नी का मजाक उड़ा रहा है। वो घर आया और अपनी पत्नी से गुस्से में कहने लगा, सलोनी तुम जब मर्जी जो मर्जी खा लेती हो ना, वो आज के बाद से तुम्हें बंद करना होगा। स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करो, मैं तुम्हें पतला दिखना चाहता हूँ। लेकिन धीरज मैं तो उल्टा सीधा कुछ नहीं खाती, बस घर का बना ही खाती हूँ। देखो कुछ खाओ या ना खाओ, मैं तुम्हें 3 महीने का टाइम दे रहा हूँ। 3 महीने के बाद मैं तुम्हें स्लिम देखना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे किचन में ताला डालकर क्यों ना रखना पड़े। सलोनी को अचानक अपने पति का बदला हुआ बर्ताव बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने धीरज की सारी बातें मानी और ऐसे ही देखते देखते 3 महीने का समय भी बीत गया, लेकिन सलोनी के वजन में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। धीरज ने फिर सलोनी से कहा, सलोनी क्या करूं मैं तुम्हारा? 3 महीने हो गए, 3 महीने में तुम्हारे ऊपर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। खाना तो तुम बंद नहीं कर सकती। अरे कुछ दिन अपनी जुबान पर कंट्रोल कर लोगी तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। लेकिन धीरज मैंने सच में बहुत कंट्रोल किया। 3 महीने से रात के टाइम में बिल्कुल खाना नहीं खाया और सुबह भी बस हेल्दी नाश्ता ही करती हूँ। अब कल से तुम सुबह 5 बजे उठोगी। मैंने एक जिम में बात कर ली है, कल से जिम भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चली जाऊंगी। सिर्फ जिम ज्वाइन नहीं करना है बल्कि योगा क्लासेस भी लेनी है। अब सलोनी बहुत मेहनत करने लगी। वो सुबह जिम जाती, शाम को योगा करती और खाना बस एक टाइम ही खाती। इतने पर भी धीरज और कमला सलोनी को बहुत सुनाते थे, उसे हमेशा ताने देते रहते। सही कहती थी माँ कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा खासा मजाक बनाकर रख दिया है। अब सब लोग कहते हैं सलोनी अपना वजन कम करने के लिए लाख कोशिश कर ले, उस पर कोई नहीं असर पड़ने वाला। बेटा जब बच्चे बड़ों की बात नहीं सुनते ना तो ऐसा ही होता है उनके साथ। एक तरफ सलोनी बहुत मेहनत कर रही है कि किसी तरह उसका वजन कम हो जाए, दूसरी तरफ उसका पति और सास उसे टॉर्चर कर रहे हैं। इतनी मेहनत और स्ट्रिक्ट डाइटिंग की वजह से वो अंदरूनी तौर पर बहुत कमज़ोर हो गई और एक दिन वो बेहोश होकर गिर गई। बहू बहू क्या हो गया तुझे? उठ बहू। धीरज जल्दी से बहू को अस्पताल ले चल, कहीं कुछ हो ना जाए इसे। माँ मैं सलोनी को नहीं उठा सकता, मैं डॉक्टर को यहीं लेकर आता हूँ। धीरज डॉक्टर को ले आता है और डॉक्टर उसे ग्लूकोज की ड्रिप लगा देते हैं। तभी उनके घर पर सलोनी का भाई कल्पित आ गया। कल्पित ने अपनी बहन को इस हालत में देखा तो कहने लगा,
अरे सलोनी, ये क्या हुआ तुम्हें? और ये डॉक्टर साहब यहाँ क्यों आए थे? भैया मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं डाइटिंग कर रही हूँ ना, तो इस वजह से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। अरे तो ऐसी भी क्या आफत आ रही थी जो इतनी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर ली तुमने कि ग्लूकोज चढ़ाने की नौबत आ गई? और आंटी जी, धीरज, आप दोनों ने मना नहीं किया इसे? इसमें माँ जी और धीरज जी की कोई गलती नहीं है। ये दोनों तो मुझे बहुत मना करते हैं और मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं, लेकिन मैंने ये जिद पकड़ ली थी कि जल्द से जल्द पतला होना है। सलोनी की बात सुनकर कमला और धीरज को अपने बर्ताव पर बहुत शर्म आई। अब वो सलोनी से नज़रें नहीं मिला पा रहे। सलोनी को ठीक होने में 2-4 दिन का समय तो लगेगा, लेकिन उसके बाद सलोनी के ससुराल वाले पता नहीं उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे।